बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज़ाद कश्मीर में लाशें बिछी हुई हैं। रावला कोट से जो मनाजिर आ रहे हैं सामने, वो दिल दहला देने वाले हैं। अल जज़ीरा भी 21 अफराद की हलाकत को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर कोई स्टेट ऑफ डिनाइल में है तो वो हमारी हुकूमत है, वो राना सनाउल्लाह हैं, वो बाकी मिनिस्टर्स हैं जिनके सामने सवाल हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है और क्या इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, इनके मुतालिबात नाजायज़ हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये तो भारत की सफ़ों में खड़े हुए लोग हैं जो इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स दे रहे हैं और आज सारा दिन हंसी मजाक होता रहा, ठट्ठा लगा रहा। नून लीग पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी, पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम तराशी, और मुल्क के सबसे जो सीनियर सियासतदान हैं या सीनियर सियासतदानों में से एक सियासतदान है वो नवाज शरीफ साहब, वो बजाय इसके कि इन हलाकतों पर लबकुशाई करते और अपना कोई संजीदा किरदार अदा करते, कहते कि ये ठीक नहीं हो रहा, कहते कि रियासत के लोग नाराज़ हो रहे हैं इस तरह, कहते कि मेरा दिल दुखी है, कहते कि कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एक स्टूडेंट है, पीएचडी स्कॉलर है, उसकी भी हलाकत की खबर आई है। नौजवान मारे जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर नवाज शरीफ साहब मुबारकबादें पेश कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि मैं आवाम को, कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पीएमएलएन के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या कहा उन्होंने कहा कि मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून की तंजीम, कारकुनान, उम्मीदवारान, कोऑर्डिनेटर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुस्लिम लीग नून की ये कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। उन्होंने कहा कि मैं मीरपुर के बहादुर अवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तरक्की, खुशहाली और खिदमत के एजेंडे पर मोहर जब्त की। ये जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के सफ़र की अलामत है। ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और मजाल है कि 21 हलाकतों पर भी बात कर देते हैं कि 21 लोग जवाहक हो गए हैं और उन्हें उस पर अफसोस है। ये बातें उन्होंने नहीं की। ये अगर नवाज शरीफ नहीं करेंगे, मुल्क के सीनियर सियासतदान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किससे तवक्को फिर की जा सकती है? और जैसा कि मैंने कहा कि आज एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाया जाता रहा। मरियम नवाज बिलावल पर हमले करती रही, बिलावल मरियम पर हमले करते, ये लोग आपस में सीटों पर लड़ते रहे और हालात की किसी को परवाह नहीं है। मरियम नवाज ने क्या कहा बिलावल पर तनकीद करते हुए? उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की उस पर अफसोस है। पीपल्स पार्टी को खुले दिल से हार तस्लीम करनी चाहिए थी। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला दिया, हमने कबूल किया। जीबी में आप जीत गए तो इलेक्शन ठीक थे, आज़ाद कश्मीर में आप हार गए तो इलेक्शन गलत था। पीपल्स पार्टी के दौर में ही आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हुए। उन्होंने कहा कि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ना बता सके, ना ही रोड मैप दे सके। आपके पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 17 साल से आपकी सिंध में हुकूमत है, आपके पास बताने के लिए एक प्रोजेक्ट तक नहीं है। ये सारे ताने मरियम नवाज ने बिलावल को दिए। मरियम ने कहा कि आप एक मरतबा ये नहीं कह सके कि आप आज़ाद कश्मीर को सिंध जैसा या कराची जैसा बनाएंगे। कारकर्दगी दिखाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं और आप अब धांधली का रोना रो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कश्मीर में लोग सेहत की सहूलियात मांग रहे हैं, कारकर्दगी पर गौर करें, खुद एहतसाबी करें। सिंध ज़रूर तरक्की करेगा। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अवाम का फ़ैसला खुले दिल से तस्लीम करें। सिंध में सफाई, अमन व अमान और सड़कों का निज़ाम बेहतर करें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आप थोड़े गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी के जलसे खाली थे, अवाम ने शिरकत नहीं की। जिनकी अपनी सड़कें टूटी हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बेहतर करेंगे? ये सारा कुछ बिलावल को मरियम नवाज साहिबा ने कहा। अब मेरा सवाल फिर वही है कि क्या किसी ने आज कश्मीर में होने वाली हलाकतों पर लबकुशाई की? क्या मरियम ने, क्या बिलावल ने फिर भी इशारे किनारे में बात की? और नवाज शरीफ साहब का तो बिल्कुल इस पर उनकी ज़बान ही नहीं खुली। और मरियम ने जो बातें की हैं उसमें दो बातें तो बहुत ही हैरानकुन भी हैं और दिलचस्प भी। मसलन एक बयान में वो कहती हैं कि बिलावल साहब, मैं आपको समझाना चाहती हूं कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, अवाम करते हैं। आप सुनना चाहते हैं मरियम साहबा ने क्या कहा? सुनिए ज़रा। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा जो है वो झाड़ा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं।
اب آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے کتنے کانفیڈنس سے کہا ہے کہ بھائی الیکشن کا فیصلہ تو ریاست نہیں کرتی، عوام کرتے ہیں. واقعی یہ عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی؟ کیا واقعی عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے؟ کیا یہ عوام کا فیصلہ تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیتیں گی یا نواز شریف جیتیں گے؟ کس کا فیصلہ تھا؟ نہیں صاحب، یہ تو ریاست کا فیصلہ تھا. 2024 کے انتخابات میں کون حکومت بنائے گا، ریاست کا فیصلہ تھا. کیا پہلے ہی سے طے نہیں ہو گیا تھا کہ سرفراز بگٹی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں گے؟ کیا یہ پہلے سے طے نہیں کر لیا گیا تھا کہ ان کو نگران حکومت چھڑوا کے اور ان کو وہاں لے جا کے پیپلز پارٹی میں شامل کرا کے تبھی پتہ نہیں لگ گیا تھا کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی؟ تو یہ کہنا کہ فیصلے عوام کرتے ہیں، تو یہ تو مریم نواز نے بڑی مزاحیہ بات کی کہ فیصلے ریاست، کہ بلاول صاحب میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. واقعی کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اور ایسا ہو رہا ہے. 2024 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اب بھی ایسا ہو رہا ہے. تو بڑی حیران کن بات ہے. اور ساتھ ہی مریم نواز نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو پہلا مرحلہ ہم نے جیتا ہے اس کا اثر انشاءاللہ باقی کے جو مراحل ہیں اس کے اوپر بھی پڑے گا. ان نتائج کا اثر پڑے گا ان نتائج کے اوپر جو بھی آنے ہیں. ہم اتنے دن سے یہ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی اس کو آپ کیسے روکیں گے، پہلے مرحلے کے جو نتائج ہیں اس کا تو دوسرے الیکشن پر، دوسرے مرحلے کے الیکشن پر اس کے نتائج پر اثر پڑے گا. تو مریم صاحبہ نے آج کہا کہ انشاءاللہ ان نتائج کا اثر پڑے گا. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا ہے، سنیے. یہ پہلا مرحلہ جو مسلم لیگ نون نے بہت کامیابی سے جیتا ہے ماشاءاللہ، اس کا جو اثر ہے وہ پورے اے جے کے باقی مرحلوں کے الیکشنز پہ ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ اے جے کے تمام پورے اے جے کے طول و عرض پہ جو عوام ہے وہ بھی یہی فیصلہ کریں گے. یہ سادگی ہے یا بھول پن ہے یا شاید کچھ بھی نہیں ہے، یا شاید یہ پیغام ہے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں رات کو 10:30 بجے اعلان کر دیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی کام کرا سکوں تو مجھے 2/3 اکثریت دینا. اب رات 10:30 بجے یہ اعتراض آج تک ہوتا ہے کہ عوام تو ووٹ دے چکے تھے، آپ کس سے کہہ رہے تھے کہ مجھے 2/3 اکثریت دینا؟ تو جیسے وہ تقریر جو رات 10:30 بجے نواز شریف صاحب نے کی تھی وہی تقریر آج مریم نواز نے کی ہے اور کہا ہے کہ دیکھنا ان نتائج کا جو اثر ہے وہ باقی نتائج کے اوپر بھی پڑے گا. تو دراصل آپ پھر پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی حکومت تو ہم نے بنا لی ہے تو اب ذرا اس کو میک شور کر لو. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، یہ بھول پن میں کر رہی ہیں، سادگی میں کر رہی ہیں یا چالاکی میں کر رہی ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کریں. اور بلاول صاحب آج کافی گرجے بر سے، تھوڑا سا میں نے ذکر پچھلے ویلاگ میں کیا تھا لیکن میں آپ کو ان کے 2-3 بیان سنوا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. اور میں پھر یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ کشمیر میں 21 لاشیں پڑی ہیں اور کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ اس بارے میں بات کرے. بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کے بجائے نون لیگ کے مفاد میں کیوں ہو رہا ہے. یعنی ریاست جو ہے وہ، بعد میں انہوں نے وسیم ضابطی کے پروگرام میں آج کہا، انہوں نے کہا کہ جی ریاست سے میری مراد جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ریاست سے میری مراد ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر ہے. اچھا چلے آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ آپ کی وضاحت تسلیم کر لیتے ہیں. کیا کہا انہوں نے یہ ذرا آپ سن لیجئے. پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے. ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. اور جو میں ابھی آپ کو مریم نواز صاحبہ کا بیان سنوا رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ جو پہلے مرحلے کے الیکشن ہوئے ہیں اس کا اثر باقی مراحل کے جو الیکشن ہے اس کے اوپر بھی پڑے گا. تو اس پر بلاول صاحب نے کہا ہے کہ دھاندلی کروانے کے لیے ہی آپ نے فیزز میں الیکشن کرائے. حالانکہ اس وقت بلاول صاحب کو خود بھی لگتا تھا کہ اگر پہلے مرحلے میں ہم جیت گئے تو ہمیں بھی اس کا ایڈوانٹیج ہو جائے گا. آج وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے اس پر تنقید نہیں کی فیزز میں الیکشن میں. تو وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کروانے کے لیے ہی آپ نے فیزز میں الیکشن کروایا. اور نون لیگ سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں، نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے تھوڑی کرایا، الیکشن کمیشن نے کرایا، ہم نے تھوڑی کرایا. سنیے ذرا بلاول صاحب نے اس پر کیا کہا ہے.
पोलिंग स्टेशन में, जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया, ताकि आप मीरपुर के वोट पे डाका मारने के लिए आपने चौधरी यासीन के यहाँ ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, आपने चौधरी इखलाक के यहाँ 10 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। अब वाज़े तौर पर बिलावल साहब जो हैं वो झुंझलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी 100% सीटें वापस लेंगे। अब ये 100% सीटें वापस कैसे लेंगे, ये बड़ा हैरान कुन है। लेकिन बिलावल साहब ने दावा ज़रूर किया है, गुस्से में किया है। दावा गुस्से में कैसे किया है सुन लें। हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाल्लाह ताला। अब जो बातें बिलावल साहब ने की उसका फिर एक और जलसे में गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब साहब ने कहा कि पहले मरियम नवाज जैसी कारकर्दगी लेकर आओ। मैं फिर आपको याद दिलाता चलूं कि कश्मीर में रावलाकोट में 21 लाशें पड़ी हैं। उसका किसी जलसे में, किसी तकरीब में, किसी गुफ्तगू में ना बिलावल ने उसका जिक्र किया, ना मरियम औरंगज़ेब ने जलसे में जिक्र किया, ना हनीफ अब्बासी ने जलसे में जिक्र किया, ना मरियम नवाज़ ने अपने वीडियो बयान में जिक्र किया। क्या मरियम औरंगज़ेब किस तरह से मज़े ले रही थी अपनी गुफ्तगू में, ज़रा देख लीजिए। लो मत, अगर इलेक्शन जीतना है तो मरियम नवाज शरीफ जैसी वजीर आला लेकर आओ। मीरपुर का फैसला कोई वजह तो हक में आ रहा है मुस्लिम लीग नून के, शेर के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के, तो पहले मरियम नवाज शरीफ को लेकर आओ, उसके बाद नतीजे की बात करना। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, ये पकड़े गए हैं, तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन चोरी हो रहा है। तो आज सारा दिन लड़ाई होती रही है। नून लीग पीपल्स पार्टी पे हमलावर रही, पीपल्स पार्टी नून लीग पे हमलावर रही, और इख्तियार वली साहब ने कहा कि अच्छा हमारा मैंडेट जाली है ना। शर्जील मेमन ने कहा कि इनका तो मैंडेट जाली है, तो वज़ीर आला ही नहीं है। इख्तियार वली साहब ने कहा अच्छा हमारा मैंडेट जाली है, तो हमारे जाली मैंडेट वालों के मैंडेट से ही तो आप सदर बने, तो फिर सदारत छोड़ो। इख्तियार वली साहब ने कैसे ललकारा पीपल्स पार्टी को, ये भी आप देख लें ज़रा। तो उनका क्या मतलब है, ये जाली है? अगर वो समझते हैं कि ये जाली मैंडेट है तो फिर उनको बोले बिस्मिल्लाह करें, सदर हाउस से शुरू करें। प्रेसिडेंट हाउस में आपका प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, क्या वो फॉर्म 47 वाला वो जाली वाला है? ये जो पंजाब की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या आपका गवर्नर जो है वो जाली बैठा हुआ है? तो ये आज जनाब हंसी मजाक लगा रहा। नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को छेड़ते रहे, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को छेड़ते रहे। सबसे दिलचस्प बात तो हसन मुर्तज़ा साहब ने की। हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये जो इत्तेहाद है, ये हमें नहीं पता, ये इत्तेहाद हमें नहीं पता कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों है, पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि हमारे साथ इत्तेहाद क्यों है, इन्हें नहीं पता कि ये हमारे साथ इत्तेहाद में क्यों है, हमें नहीं पता हम इनके साथ इत्तेहाद में क्यों है। ये जो हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की, ये तो बहुत ही मज़ेदार थी, ये सुने। इत्तेहाद कोई एवं जिहा नहीं है, ये उन्होंने तो पूछोगे उन्होंने भी नहीं पता भी इत्तेहाद क्यों है, सानू भी नहीं पता इत्तेहाद क्यों है। तो ये बहरहाल एक सवाल है कि ये आखिर ये निकाह किसने करवा रखा है और क्यों करवा रखा है। अगर एक दूसरे के इतने ख़िलाफ़ हैं तो ये निकाह क्यों हो रखा है। अच्छा जनाब, एक पंजाब पुलिस के मैं कारनामे ज़रा आपको बताता चलूँ। एक तो पुलिस अपनी परफॉर्मेंस इस वक्त आज़ाद कश्मीर रावलाकोट में भी दे रही है ना, लेकिन पंजाब पुलिस के कारनामे मैं आपको बताता चलूँ कि अटर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, अटर्नी जनरल हैं, बड़े फेमस मशहूर हस्ती हैं। उनके लाहौर में उनका जो घर है उस पर पुलिस ने छापा मारा। अटर्नी जनरल के घर पे, अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर पे पुलिस ने छापा मार दिया। रेड करने वाले एसएचओ समेत 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन इन्होंने किया क्या? पुलिस के मुताबिक साथ वाले घर की इंफॉर्मेशन थी, गलती से अटर्नी जनरल के घर चले गए। रेड के दौरान अटर्नी जनरल के घर के बाहर रखे गए गमले भी तोड़ दिए। पुलिस ने छापा मारा तो सिर्फ घर में मुलाजिम थे। पुलिस एहलकारों ने घर के बाहर रखे गमले तोड़ दिए। पुलिस पार्टी जाते हुए सीसीटीवी कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गई। इत्तला के मिलने पर अटॉर्नी जनरल मीटिंग से फारिग होकर वापस घर पहुंचे तो पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट करके जो डीवीआर थी वो वापस कर गई। पुलिस के मुताबिक एसएचओ थाना सरवर रोड की क़यादत में पुलिस पार्टी 27 जुलाई की शाम 6 बजे गेट फलांकर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान के घर में दाखिल हो गई और वहाँ मौजूद मुलाजिमीन को हिरासा किया। अच्छा, अब ये क्यों हुआ? देखें, इसकी वजह बुनियादी ये है कि पुलिस जो है उसकी सारी झिझक ख़त्म हो गई है। उसकी ट्रेनिंग अब इस तरह हो गई है कि जिसके चाहे घर में घुसो तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। अब आप देखें
یہ غلطی سے گھس گئے نا اٹارنی جنرل کے گھر میں. اگر وہ اٹارنی جنرل کا گھر نہ ہوتا, میرا گھر ہوتا, اسد اللہ خان کا گھر ہوتا, یا کسی اور شخص کا, یا آپ کا گھر ہوتا, وہ کوئی اور محمد عثمان ہوتا, وہ کوئی اور عثمان احمد خان ہوتا, اس کے گھر میں غلطی سے گھس گئے ہوتے, تو کیا یہ مقدمہ درج ہوتا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. بعد وہ بیچارے روتے دھوتے رہتے کہ بھی ہمارے گھر پہ چھاپا کیوں مارا, بلکہ ہو سکتا ہے ان کے الٹا ان کے اوپر زبردستی کوئی کیس ہی ڈال دیتے کہ اب ہم آ چکے ہیں تو کیوں نہ تمہارے اوپر کوئی کیس ہی ڈال کے جائیں. یہ لا لیسنس ہے. یہ جو سڑکیں دکھا دکھا کے مریم ووٹ ڈالتی ہیں, ادارے بنائیں, پنجاب پولیس کو ٹھیک کریں. اس وقت پنجاب کے کچھ اضلاع جو ہیں وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا, اس کا کوئی نام نہیں لے رہا. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, لوگوں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں, لاہور کے اطراف میں جو اضلاع ہیں وہ سارے زیر آب ہیں, کوئی اس کا ذکر نہیں کر رہا. بس آپ اپنی سڑکیں دکھا دکھا کے ووٹ مانگنے کو لگے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھو جی گرین بسیں ہیں ووٹ دے دو, یہ سڑکیں ہیں ووٹ دے دو. یہ پنجاب حکومت کی ترجیحات ہیں, یہ حکومت کی ترجیحات ہیں. اور پھر کہوں گا کہ 19 لاشوں کی بات کوئی نہیں کر رہا جو اس وقت راولہ کوٹ میں پڑی ہیں, جس کو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, لیکن ہم ہنسی مذاق میں لگے ہیں اور اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.